गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सारी रिवीजन करेंगे, एक बार से एक बार रीड आउट कर लेंगे इस चैप्टर्स को, नेशनल इनकम्स के चैप्टर्स को, जो कंसेप्ट हम लोगों ने रीड आउट किए हैं। आज हम एक रफली सा रिवीजन ले लेंगे, क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं। क्लियर कि हमने क्या क्या पढ़ा है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्या क्या कंसेप्ट है उसमें नेशनल इनकम के अंदर। तो आज हम उस चीज को रीड आउट करेंगे। ठीक है, टॉपिक था हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। पहला था फाइनल गुड्स क्या होती हैं। तो गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजप्शन, जो हम फाइनल कंजप्शन के लिए गुड्स खरीदते हैं उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। लाइक कार, वॉशिंग मशीन, जो हम खुद के यूज के लिए खरीदते हैं। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। रेफर टू दोज गुड्स विच आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, जो एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदती है दूसरे के प्रोडक्शन को करने के लिए। जैसे आप कच्चा माल खरीदते हैं, वही अगर मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, अगर वो कंज्यूमर खरीदता है तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर वही मिल्क हलवाई खरीदता है तो वो कच्चा माल है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर टॉपिक आया था हमारा कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं। तो गुड्स परचेज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, जो गुड्स कंज्यूमर खरीदता है वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लाइक उसे ठंडा पानी पीना है तो रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, मूवी देख रही है टीवी खरीद लिया, भूख लगी है ब्रेड खरीद ली। फिर आता है आपका कैपिटल गुड्स, गुड्स विच कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, वो गुड्स जो आप दूसरों के प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो। जैसे मशीन प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो, ट्रैक्टर प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो, इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो। राइट, तो ये हमारे चार गुड्स थे, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंजप्शन एंड कैपिटल। फिर हमारा टॉपिक आया था कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करती है, कंज्यूमर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है डिफेंस के ऊपर। वो एक्सपेंडिचर जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं टेम्पल के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर। राइट, तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, हुआ द कंज्यूमर इन एन इकोनॉमी, जो कौन खर्चा कर रहा है, जो इकोनॉमी का जो कंज्यूमर है वो खर्च कर रहा है। फिर आया था हमारा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो रेफर टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होना। राइट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, मतलब आज आपकी कैपिटल 1 लाख है, कल 2 लाख हो गई, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है। तो कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है दैट इंक्रीज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल, जिससे आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था कि आज आपके पास फिक्स एसेट इतनी है, और एट द एंड ऑफ द ईयर फिक्स एसेट्स आपके पास इतनी है कि आज आपके पास 8 मशीन है, जब साल खत्म हो गया तो 9 मशीन हो गई, तो 1 मशीन की इंक्रीज हुई है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एक से बड़ी है। राइट, अगर आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है तो मतलब प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होगा, आउटपुट में भी इंक्रीज हुआ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो ये था आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री बोले तो क्या होता है, ये आपके जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। अगर ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब आप अनइंटरप्टेड सप्लाई कर सकते हो, आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल काफी ज्यादा पड़ा है, काफी हद तक पड़ा है। फिर हमारा टॉपिक आया था ग्रोस इन्वेस्टमेंट का, किसका, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या थी, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या थी, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर, जो खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, न्यू एसेट्स को खरीदने में, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट, या पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करने में जो खर्चा कर रहा है उसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है प्रोड्यूसर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट्स को परचेज करने में। क्लियर, अगर आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे,
और अगर आपको नेट निकालना है तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। फिर हमारा टॉपिक आया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन। जो आप कह रहे हो कि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन। जो भी आप कोई मशीन वगैरह लेते हो, खरीदते हो, उसको यूज करते हो, तो नॉर्मल वियर और टीयर होता है, टूट फूट होती है, राइट, खराब भी होती है, आउटडेटेड भी होती है, टेक्नोलॉजीज भी चेंज होती हैं, तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, राइट। आप इसके लिए एक अलग से रिजर्व बना के रखते हो, क्योंकि 10 साल बाद अगर आपको नई मशीन खरीदनी पड़ जाए तो आपके पास इतना अमाउंट नहीं होगा कि आप उस मशीन को खरीद पाओगे। तो आप हर साल कुछ ना कुछ एक रिजर्व में डाल के रखोगे, ताकि 10 साल बाद इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए कि आप वो एक नई मशीन को खरीद सको। तो इसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, राइट। ये आप क्यों बना के रखते हो, आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बना के रखते हो, ताकि आप फिक्स एसेट को इजिली रिप्लेस कर पाओ, ताकि आप फुलफिल कर पाओ नीड उसकी। क्लियर। तो ये जो आपका जो ऑब्सोलेंस होता है, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है, एक ऑब्सोलेंस तो होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और एक ऑब्सोलेंस होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड का मतलब ये था कि आपको अंदाजा था कि ऑब्सोलेंस होगा, मतलब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज होगा, राइट। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि आपको नहीं पता था कि कोई बाढ़ आ गई या फिर कुछ और हो गया, तो ये हो गया आपका अनएक्सपेक्टेड, राइट। जो एक्सपेक्टेड जो होता है वो आपका डेप्रिसिएशन का ही पार्ट होता है। किसी का पार्ट होता है, डेप्रिसिएशन का ही पार्ट होता है। लेकिन जो आपका अनएक्सपेक्टेड होता है वो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, राइट। ये आप एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंस होता है वो आप मैनेज कर लेते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व से। किससे मैनेज कर लेते हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व से। और जो आपका अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो आप मैनेज करोगे इंश्योरेंस से। किससे मैनेज करोगे, इंश्योरेंस से। क्लियर, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, क्लियर। फिर आपका जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है स्टॉक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टॉक। A stock is a quantity measured as a particular point of time. स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आप वो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, कि आपके पास 1 जनवरी 2020 को कितना आपके बैंक में मनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कितना आपके पास स्टॉक पड़ा है। फिर आपके पास टॉपिक आ रहा है मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो क्या होता है, तो फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा कि दिल्ली से बंबई का किलोमीटर कितना है, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक। और फ्लो क्या होता है, जो स्पीड है कार की वो दिल्ली से मुंबई ऊपर नीचे आती रहेगी, कभी अप कभी डाउन, तो फ्लो आपका चेंज होता रहता है। स्टॉक आपका उस टाइम पीरियड के ऊपर कांस्टेंट रहता है। जैसे गोदाम के अंदर राइस का स्टॉक कितना पड़ा है और सेल कितनी हो रही है, सेल आपकी अप डाउन चलेगी, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो। क्या होगा, फ्लो। तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंट होते हैं, कौन, स्टॉक एंड फ्लो। कैसे, आपने फ्लो किया, बैंक में स्टॉक आया, राइट, फिर उसको विड्रॉ करवा लिया लोगों ने, तो वो विड्रॉ हो गया, वो फ्लो हो गया। ये था आपका स्टॉक एंड फ्लो। फिर हम लोगों ने बात करी थी 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स की हम लोगों ने बात करी थी। फर्स्ट वन हाउस होल्ड, सेकेंड वन प्रोड्यूसर, थर्ड वन गवर्नमेंट, फोर्थ वन एक्सटर्नल। हाउस होल्ड के बारे में बात करें तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर है वो हाउस होल्ड सेक्टर कहलाएगा। दूसरा हम बात करें प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आएगा, ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। फिर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें कौन कौन आएगा, वेलफेयर एजेंसीज आएंगी। और एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन आएगा, आपका एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा।
अगर मैं इंटर सेक्टर फ्लो की बात करूं तो ये जो चारों सेक्टर हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। कैसे? प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा तभी तो हाउस होल्ड लेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे डिपेंड है। कैसे? हाउस होल्ड फैक्टर देगा प्रोड्यूसर को तभी तो प्रोड्यूसर काम करेगा, वरना प्रोड्यूसर काम कैसे करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे और प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है गवर्नमेंट सेक्टर पे। मतलब चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। फिर हमारा टॉपिक आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो आप फ्लो करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, लेकिन वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विसेज भी तो दे रहा है। लाइक उसको लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। तो इसे कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। फिर कौन सा फ्लो आता है आपका? मनी फ्लो। तो मनी फ्लो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मनी फ्लो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर मनी का फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका? मनी का फ्लो। इसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन मनी फ्लो में किसका फ्लो हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? मनी का। राइट। उसके बदले में अब आप इसको मनी दे रहे हो। अगर आपने इसको लैंड दिया तो लैंड के बदले में आप इसको रेंट दोगे। आपने इसको लेबर दिया तो लेबर के बदले में वेजेस दोगे। कैपिटल दिया तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दोगे। राइट। और गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है तो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कैश देगा। तो इसे मनी फ्लो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मनी फ्लो कहते हैं। क्लियर? फिर हमारा टॉपिक क्या आया था नेक्स्ट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया था। क्या आया था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया, कर दिया जी। गुड्स का प्रोडक्शन करने से जनरेशन ऑफ इनकम हुई, बिल्कुल हुई जी। राइट। क्योंकि प्रोडक्शन करोगे, सर्विसेज दोगे तो इनकम भी आएगी, वेजेस भी दोगे, सैलरी भी दोगे। राइट। फिर उसका डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी करोगे। फिर जो इनकम आई है उसको दोबारा खर्च भी तो करोगे। वो जो इनकम आपके पास बनी है वो उसका दोबारा खर्च भी तो करोगे। तो ये सर्कल आपका चलता रहेगा। राइट। ये सर्कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना, दैट्स वन। डिस्पोजिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजिशन? ये जो सर्कल होता है ये क्या होता है? वेयर डज इनकम गो? आपकी इनकम कहाँ जाती है? इट इज स्पेंड और डिस्पोज्ड। आप उसको खर्च करते हो ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स देयर इज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है तो उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब यही खर्चा प्रोड्यूसर करता है फाइनल गुड्स पे तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। दस इन फेज 3, अगर मैं तीसरे फेज की बात करूं, पहला आपने प्रोडक्शन हुआ, दूसरा इनकम आई, तीसरा फेज आ रहा है आपका डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप ये दोनों खर्चे करोगे, अगर आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, डिमांड अपने आप होएगी। तो डिमांड होएगी तो दोबारा से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो ये फ्लो है ना, ये आपका चलता ही रहेगा। आपने प्रोडक्शन किया, आपकी इनकम हुई, इस इनकम को आपने डिस्पोजिशन किया, मतलब खर्च किया, दोबारा से आपने उसके ऊपर खर्च किया। तो इस डिस्पोजिशंस के कुछ अजम्पशंस थे। इस डिस्पोजिशन का पहला अजम्पशन तो ये था कि दो ही सेक्टर काम कर रहे हैं, मतलब आपने दो ही सेक्टर्स लेने हैं, एक हाउस होल्ड और एक आपने प्रोड्यूसर सेक्टर लेना है। हाउस होल्ड सेक्टर की अजम्पशन पहले यही है कि आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो, आप सारा का सारा खर्च कर रहे हो। राइट। और डोमेस्टिक इकोनॉमी को आपने क्लोज्ड इकोनॉमी मान के चल रहे हो। आप कोई एक्सपोर्ट कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और कोई भी गवर्नमेंट भी यहाँ पर नहीं है। फिर इससे ऑब्जर्वेशन क्या आई? इससे ऑब्जर्वेशन ये आई थी कि फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, कि फर्म किस चीज की पेमेंट कर रही है? फैक्टर पेमेंट की कर रही है ना, क्योंकि जो हाउस होल्ड उसको लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, उसकी वो पेमेंट कर रही है। वो वैल्यू एडिशन आ जाती है। वैल्यू एडिशन का मतलब कि आपने 5,000 लैंड के दिए,
आपने उसको कन्वर्ट करके उसको बेच दिया 10,000 रुपए में, राइट। आपने एक लकड़ी ली, लकड़ी को कन्वर्ट करके आपने 10,000 में बेच दिया, तो 5,000 का वैल्यू एडिशन हो गया, राइट। तो 5,000 की इनकम हो गई, राइट। तो वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। वही तो आपको पेमेंट करोगे, जो 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ वही तो आप बांट रहे हो उस इनकम के ऊपर, वही तो आप वेजेस पे कर रहे हो, उसी में वेजेस पे कर रहे हो, उसी में आप सैलरी पे कर रहे हो, उसी में आप कैपिटल की इंटरेस्ट पे कर रहे हो। जो 5,000 की जो इनकम आई है, वो जो 5,000 का आपने लकड़ी ली उनसे, उस 5,000 को 10,000 में बेचा, उस जो 5,000 की जो इनकम आई है वही तो आप फैक्टर इनकम पे कर रहे हो लोगों को, राइट। तो आप ये मान के चलते हो जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना हाउस होल्ड खर्च भी कर रही है, ये आप मान के चल रहे हो। जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उतना खर्च भी हो रहा है, बात क्लियर हो रही है। जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उतना सामने वाला खर्च भी कर रहा है। तो जो आपकी जो वैल्यू एडिशन है, जो आपकी जो आपने जो 5,000 की लकड़ी 10,000 में बेची चेयर बना के, उससे इनकम हुई, वो इनकम आपने हाउस होल्ड को दी, फिर वही सेम वो उसके ऊपर खर्च करेगा। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका चलता रहेगा। तो जो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या था कि आपने जो वुडन 5,000 पे ली, वो 10,000 में बेची, तो 5,000 का वैल्यू एडिशन हुआ आपका, राइट। तो ये जो वैल्यू एडिशन आप लोगों ने किया, ये क्या सिग्निफिकेंस था इसका? आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में वैल्यूडेशन लगाया, आपको इंटरसेक्टरल का पता लगा कि वैल्यूडेशन क्या होती है, राइट। ये तो थे आपके कंसेप्ट, किसके कंसेप्ट थे? नेशनल इनकम के कंसेप्ट थे, राइट। फिर नेशनल इनकम की अगर हमने बात करी तो नेशनल इनकम 3 चीजों से मिलकर बना था, राइट। एक वैल्यू एडिशन, मैंने भी बात करी, वैल्यू एडिशन क्या था कि 5,000 की चेयर आपने 10,000 में, मतलब 5,000 का लकड़ी आपने 10,000 में कन्वर्ट कर दी, तो 5,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। यही जो वैल्यू एडिशन जो आपका हुआ है, इसी को तो आप बांटोगे, लैंड में, लेबर में, सभी में बांटोगे। दोगे कहां से? जो प्रॉफिट हुआ वही तो बांटोगे, उसी प्रॉफिट को तो आप वेजेस में दोगे, उसी प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट में दोगे, उसी प्रॉफिट को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो मैंने पॉइंट यहाँ आपको पहले ही बोल दिया था कि जो वैल्यू एडिशन है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काम आ रहा है, राइट। वैल्यू एडिशन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या आ रहा है? काम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम जनरेशन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो वैल्यू एडिड मेथड क्या था कि डिफरेंस था आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आपका आउटपुट निकल कर आ रहा है, जो आपका कच्चा माल है, उनमें जो डिफरेंस है वो आपका वैल्यू एडिशन है। भी मैं सेल तो कर रही हूँ 1,000 रुपए, मैंने कच्चा माल खरीदा 800 में, मैंने हाउस होल्ड से कच्चा माल लिया 800 का, वही 5,000 की मैंने वुडन ली, 5,000 की मैंने वुडन ली थी, उसको मैंने सेल कितने में किया था? 10,000 में सेल किया था, तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 5,000 मैं कह सकती हूँ ये मेरा वैल्यू एडिड है, ये 5,000 मेरा क्या है? वैल्यू एडिड है। दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपने जितनी भी सेल कर दी है, आपने क्या कर दिया? सेल कर दी है। आपने मार्केट वैल्यू के ऊपर गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो आपने मार्केट वैल्यू पे गुड्स सेल कर दिए, आपने टोटल क्या कर दिया? सेल कर दिया। प्रोड्यूस बाय द फर्म द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड, आपने पूरा का पूरा एंटायर आउटपुट आपने क्या कर दिया जी? सेल कर दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि आपने टोटल सेल कर दिया, अगर फिर भी कोई आउटपुट बच जाता है, मैं फिर बोल रही हूं, अगर फिर भी कोई आउटपुट आपका बच जाता है तो क्या होगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। फिर मेरा क्वेश्चन क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने कैसे निकाला? टोटल सेल। मैंने कैसे निकाला? टोटल सेल। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने यही निकाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। एक तो फॉर्मूला है टोटल सेल, दूसरा फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? फिर मेरा आया इंटरमीडिएट गुड्स। मेरा क्या आया? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कच्चा माल, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं 200 की और मैंने बेचा 600 का। इंटरमीडिएट गुड्स हैं 600 की
मैंने बेचा 800 का। इंटरमीडिएट गुड्स है 800 की, मैंने बेचा 1000 का। इंटरमीडिएट गुड्स है 1000 की, मैंने बेचा 1200 का। तो वैल्यू एडिड कितना किया मैंने? 400, 200, 200, 200। तो ये मेरा हो गया वैल्यू एडिड। तो ग्रोस वैल्यू एडिड ये निकल कर आ गया, ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, जितना भी आपने डोमेस्टिक टर्शरी ने जितना भी ये वैल्यू एडिड हुआ है, इसको मैं कहूंगी जीडीपी एट एमपी। क्या कहूंगी? जीडीपी एट एमपी। इसको मैं टोटल क्या कहूंगी? जीडीपी एट एमपी कहूंगी। क्लियर? फिर क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने हैं मुझे ये कैलकुलेट करते हुए? मुझे सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी, मुझे कमीशन भी नहीं लेना उसके ऊपर, जो मैं खुद का प्रोडक्शन कर रही हूँ उसकी वैल्यू भी नहीं लेनी, इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं लेने, मैं खुद के घर का रेंट नहीं ले रही, मैं अगर रह रही हूँ तो मैं कोई भी सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रही हूँ सिस्टम, वो नहीं लेना, डबल काउंटिंग मैंने नहीं करनी, मैंने 3600 नहीं लेना है, मैंने 3600 लेना है, मैंने 3600 प्लस 2600 प्लस 1000 नहीं लेना। क्लियर? तो ये था आपका कौन सा मेथड? वैल्यू एडिड मेथड। क्लियर? फिर हमारा टॉपिक आया नेक्स्ट, कौन सा? इनकम मेथड। क्या आया? इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या क्या था? रेफर टू इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। जो वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में जो इनकम ले रहा है, लाइक वो रेंट ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी। और वो क्या क्या ले रहा है? वो ले रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लाइक वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट अकाइंड रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड ले रहा है, पेंशन और रिटायरमेंट ले रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ ले रहा है। और वो क्या ले रहा है? मिक्स्ड इनकम ले रहा है। मिक्स्ड इनकम इन द सेंस, जो आप खुद का जो आप बिजनेस शुरू करते हो तो उसके ऊपर आप खुद ही सब कुछ लगे हुए हो, तो आप अपनी इनकम को डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो इसे मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस, सैलरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये आपका निकल कर आ जाएगा नेक्स्ट एनडीपी एट एफसी। फिर इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। मतलब इनकम लेनी है, सारी की सारी आपने क्या लेनी है? इनकम लेनी है। ध्यान रखना, सारी की सारी आपने क्या लेनी है? इनकम लेनी है। फिर कौन सा हमने मेथड किया था? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, जो एक्सपेंसेस मैं आपको बता भी चुकी हूँ, राइट? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये आप लोगों ने सारे के सारे क्या लेने हैं? एक्सपेंडिचर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? एक्सपेंडिचर्स लेने हैं। उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट निकल कर आ जाएगा, उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे तो एनडीपी एट एफसी निकल कर आ जाएगा। उसमें अगर आप नेशनल इनकम को ऐड कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर में आपने सारे के सारे क्या लेने हैं? एक्सपेंडिचर्स लेने हैं। और इनकम में आपने क्या लेने हैं? सारी की सारी इनकम्स लेनी है। इन एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम ऑलरेडी कंसेप्ट के अंदर बात कर चुके हैं। फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सबको आपने इनके अंदर लेना है। ये सारी थी आज की आपकी रिवीजन, किसकी? नेशनल इनकम की। आप लोग फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियोस देख सकते हैं इजीली, जो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।